हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी के प्राप्ति इसकी एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी सीरीज़ है 50 एमसीक्यू की। और जो आज का हमारा पर्टिकुलर स्टेट रहने वाला है वो है असम। ठीक है, तो असम के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, उसके हिस्ट्री से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड और जो वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विनेगर। ठीक है, विनेगर के अंदर ज़्यादातर कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक, तो कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विनेगर, जिसकी वजह से जो उसका खट्टा स्वाद है, ठीक है, वो आता है और जो विनेगर के अंदर एक स्मेल होती है वो आती है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की वजह से दो चीज़ें होती हैं विनेगर के अंदर। पहली, जो उसका सोर टेस्ट है, जो उसका खट्टा टेस्ट है, और जो उसके अंदर स्मेल आती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें किस वजह से आती हैं? एसिटिक एसिड की वजह से आती हैं। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं। द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज, ठीक है, तो करेंसी क्या है बांग्लादेश की? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंसी है? टका। कौन सी? टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश टका। ठीक है, और जो सिंबल है टका का वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, जैसे रुपीस का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, तो जो टका का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? चलें अपने अगले क्वेश्चन पे। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था वो इंडिया में कब आया था? तो 1946 में। इसमें 1946 में कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में। डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप, जिसमें क्या बोला गया था कि ब्रिटिश से किसके पास पावर जानी चाहिए? अब इंडियन लीडर्स के पास जानी चाहिए। ठीक है, एंड टू हेल्प फॉर्मुलेट द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर क्या हुआ था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, इस बारे में भी डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, या फिर आया था इंडिया के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्ट द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा? ऑब्जेक्टिव्स रिवॉल्यूशन इन 1946 विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इज ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन 1946 विच आउटलाइन द गाइडलाइन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि किस बेसिस पे इंडिया में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है। ठीक है, किन पॉइंट्स पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, इस बारे में बात की गई थी किसमें? ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन में। ठीक, यहां तक बात क्लियर? चलें आगे। रिजोल्यूशन। द फर्स्ट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी। जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सी सिटी में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, करंट में मुंबई, उस समय क्या था? बॉम्बे था। हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। किस में हुआ था? 1885 के अंदर। प्रेसिडाइज्ड ओवर द WC बनर्जी। किसके अंडर में हुआ था? WC बनर्जी के अंडर में हुआ था। द गांधी इरविन पैक्ट वो साइन इन विच ईयर। गांधी जी और इरविन के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? तो 1931 में हुआ था। किस में हुआ था? 1931। एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या खत्म करने के लिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था। ठीक है, या फिर कहें संधि हुई थी। अलोंग पीसफुल प्रोटेस्ट इट ऑल्सो लेड टू महात्मा गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस में जाने के बदले में गांधी जी से क्या कहा गया था कि वो हटा दें या फिर बंद करवा दें किसको? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, तो ये बातचीत हुई थी किस किसके बीच में? गांधी और इरविन के बीच में, जो इस पैक्ट में शामिल हुई थी कि आप क्या करो, ये वाला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को वापस ले लो, हम आपको लंदन की कॉन्फ्रेंस में बैठा देंगे। ठीक, यहां तक बात क्लियर? तो किस ईयर में हुआ था? 1931 में हुआ था। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? राजा गोपालाचारी। क्या? राजा गोपालाचारी। क्या नाम था? राजा गोपालाचारी was the last governor general of India serving until the country became a republic in 1950। 1950 में जब कंट्री रिपब्लिक हुई थी तब तक इन्होंने सर्व किया था। ठीक है, तो नाम याद रखना, राजा गोपालाचार्य। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय हुम। जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या बुक है, वो किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। किसने?
जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, किस ईयर में? 1942 से लेके 46 तक, जब वो क्या कर रहे थे? इसमें क्या बताया गया है? एक्सप्लोर रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑफ इंडिया। जिस समय पे बुक लिख रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। कहाँ पे थे? जेल में थे, ठीक है। इसमें इंडिया के बारे में उन्होंने बताया है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? ठीक है, मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो आइजोल। क्या है? आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। याद रखना क्या कैपिटल है? आइजोल। चलते हैं नेक्स्ट। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? बैटल ऑफ प्लाटी, ठीक है, या फिर बैटल ऑफ प्लासी कौन सी ईयर में लड़ा गया था? तो 1757। कब? 1757। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1577 या 1757। कब? 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। किस किस के बीच में? नवाब ऑफ बंगाल के बीच में और ब्रिटिश रूलर के बीच में। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो बंगाल के नवाब थे, इन सब के बीच में लड़ा गया था, जिसकी वजह से यहीं से ही जो ब्रिटिश थे उनका इंडिया में राज शुरू हो गया था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी किस किस में लड़ा गया था? अंग्रेजों में और अंग्रेजों में और नवाबों बंगाल के बीच में, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर और ब्रिटिश रूल स्टार्ट होना शुरू हो चुका था, ठीक है। तो 1757 डेट याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल? पहले इंडियन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, तो क्या नाम था? केडी जाधव। क्या नाम है? केडी जाधव वॉज द फर्स्ट हु वॉन ब्रोंज मेडल इन रेसलिंग। किसके अंदर? रेसलिंग के अंदर 1952 में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता, ठीक है। नाम याद रखना, केडी जाधव। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा? गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, तो कोंकणी। कौन सी? कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, ठीक है। और इसमें मतलब और भी लैंग्वेज बोली जाती है, एक मराठी हो गई और इंग्लिश हो गई, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन सी है? कोंकणी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। चलें आगे। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो कौन सा? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। 12 से लेके जितने भी 35 तक आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं, ठीक है, कवर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक में जितने भी बातें होती हैं वो सब किससे होती हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती हैं, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होती है। द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? ठीक है, खजुराहो टेम्पल कौन सी डायनेस्टी के बार मतलब कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था? तो कौन सी? चंदेल डायनेस्टी। कौन सी? चंदेल डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश व बिल्ट द चंदेला डायनेस्टी बिटवीन 10th टू 12th सेंचुरी। 10वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में ये टेम्पल बनाया गया था और किसके द्वारा? चंदेला डायनेस्टी के द्वारा या फिर चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का, उसे और क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या भी बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अंदर न्यूटन ने बताया कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। क्या बताया था? कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहता है तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ठीक है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। यहां तक बात क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लेड? पेंसिल लेड बनाने में कौन से मटेरियल का यूज होता है? तो किसका होता है? कार्बन का, ठीक है, मेड ऑफ ग्रेफाइट। जो किस मतलब जो पेंसिल लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनती है और ग्रेफाइट किसकी फॉर्म है? कार्बन की। इसकी कार्बन की फॉर्म होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? किससे बनती है? कार्बन से बनती है।
व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सी लेवल पे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही है तो, ठीक है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो अब तक एसएससी में रिपीट हो चुके हैं या फिर आ चुके हैं, और साथ साथ लिखते भी रहिए। लेकिन ऐसे होता क्या है, जो हमारी मेमोरी में क्वेश्चंस बने रहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनमें से क्या नहीं है? तो साउंड वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। क्या है? ये एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। विच पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन? जे थॉमसन ने कौन से पार्टिकल को डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय इसके जे थॉमसन इन 1897। 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। नाम याद रखना, क्या नाम है? जे थॉमसन। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ वॉट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ बैटरी? एक बैटरी के अंदर किस तरीके की एनर्जी स्टोर होती है? तो किस तरीके की एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। कौन सी? केमिकल एनर्जी, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, जो यूज करने के समय किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। What is the main function of chlorophyll in plants? क्लोरोफिल का क्या मेन मकसद होता है प्लांट्स के अंदर? टू प्रोड्यूस फूड। क्या होता है? टू प्रोड्यूस फूड। क्लोरोफिल हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस allowing plants to convert sunlight into food। ठीक है, किसमें? सनलाइट को फूड सनलाइट की मदद से फूड बनाने में मदद करता है प्लांट्स को। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is an example of an exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इनमें से क्या एग्जाम्पल है? तो कंबशन ऑफ वुड इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज इट रिलीज हीट। ये क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है, इसीलिए क्या है? ये एक्सोथर्मिक कंबशन का एग्जाम्पल है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? इनमें से कौन सा केमिकल बॉन्ड नहीं है? तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, द मेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर आयनिक, कोवलेंट एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये कुछ मेन टाइप ऑफ क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या नहीं है? केमिकल बॉन्ड क्या नहीं है इनमें से? इलेक्ट्रिक बॉन्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? इनमें से क्या चीज फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है? तो मैटर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रो इट कैन पोजेस एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म लाइक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मैटर क्या नहीं है? फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 इज अ सिंपल हाइड्रोकार्बन विद द केमिकल फॉर्मूला CH4 कंपोज्ड द 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसके अंदर एक कार्बन का एटम होता है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना, ये मेन फंक्शन होता है किसका? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। विच एम्पायर वॉज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंकोर वोट? ठीक है, एंकोर वोट का कंस्ट्रक्शन कौन से एम्पायर ने करवाया था? तो कौन सा था? खमेर एम्पायर। कौन सा? खमेर एम्पायर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? कंबोडिया बिल्ट द एंकोर वोट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अर्ली 12th सेंचुरी डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड विष्णु, ठीक है। जो किसके लिए डेडिकेटेड था? विष्णु जी के लिए डेडिकेटेड था, ठीक। यहां तक बात क्लियर? चलें आगे। हु लेड द फेमस मार्च टू द सी ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर? अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान, ठीक है, मार्च टू सी किसने लेड किया था? ठीक है, तो किसने किया था? विलियम
टेकमोह, ठीक है, शेरमैन, इसने विलियम शेरमैन ने इसको लेड किया था, ठीक है, किसको, मार्च टू द सी। और कब, जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था उस समय पे। विच एशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसाइडर्ड द अर्लीस्ट वर्क ऑन द स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कौन सा अर्थशास्त्र, कौन सा अर्थशास्त्र में हमें पहले से ही इंडिया में ये पढ़ाया जा चुका है या फिर पढ़ाते हैं, किसके, स्टेट क्राफ्ट के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। रिटन बाय चाणक्य, किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, ठीक है, जो अर्लीस्ट माने जाते हैं स्टेट क्राफ्ट और इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जो चाणक्य ने लिखा है, उन्होंने इसमें बताया है कि किसी भी देश की इकोनॉमी, मिलिट्री को कैसे संभाला जा सकता है, ठीक। चलें आगे। विच फेमस बैटल लेड टू द एंड ऑफ ओम्स रूल इन असम, ठीक है। अब हम आ गए हैं जितने भी हमारे असम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कौन सा बैटल था जिसने ओम्स रूल को खत्म कर दिया था असम के अंदर, ठीक है। तो कौन सा था, बैटल ऑफ साराघाट। कौन सा, बैटल ऑफ सरायघाट वॉज द बैटल विच डिक्लाइन, या फिर किसने खत्म कर दिया था ओम्स रूल को, ठीक है। सिग्निफिकेंटली नेवल बैटल वेयर द ओम सक्सेसफुली रेजिस्टेंस मुगल फोर्स, हाउएवर द लार्जेस्ट डिक्लाइन ऑफ ओम एम्पावर इवेंचुअली लेड द ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है। ज़्यादातर तो ये ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम पे हुआ था, लेकिन उस समय से ही इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। हु इज नोन एज द बेड ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र किसे कहा जाता है, फ्रॉम असम, ठीक है। तो किसको कहते थे, भूपेन हाजरिका, क्या, भूपेन हाजरिका को क्या कहा जाता था, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र या फिर ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में जाना जाता था, ठीक है, हाजरिका। एन एक्लेम्ड असमीज म्यूजिशियन, पोइट एंड फिल्म मेकर, ठीक है, जिनको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विच रिवर इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ असम, लाइफलाइन ऑफ असम कौन सी रिवर को कहा गया है, तो ब्रह्मपुत्र को ही कहा गया है, ठीक है। इज द फ्लो थ्रू असम एंड कंसाइडर लाइफलाइन ऑफ स्टेट प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन एग्रीकल्चर, कल्चर एंड डेली लाइफ। जो उनकी डेली लाइफ में जितने भी यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो चीज़ें हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवर से ही पूरी होती हैं, और एग्रीकल्चर में तो मेन सोर्स है ब्रह्मपुत्र। हु वॉज द फर्स्ट असामीज टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, पहले असामी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो क्या नाम था, गोपीनाथ बोरदोलोई। क्या नाम था, गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है। 1999 मतलब 1999 मिला था, ठीक है, 1999 में। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ असम, जो उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट दिलाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था और डेवलपमेंट करने में असम को, इन वजह से इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था 1999 में, 1999 के अंदर। द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ असम परफॉर्म ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल इज कॉल्ड बिहू डांस। बिहू फेस्टिवल के समय पे जो डांस परफॉर्म किया जाता है असम में वो कौन सा है, बिहू डांस। इस ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड इन असम स्पेशली ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, या तो न्यू ईयर के समय पे या फिर जब हार्वेस्ट का सीजन आता है तब जाके जो असमीज लोग होते हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम इज फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसोरस पॉपुलेशन, ठीक है। तो कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है किसके लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, ठीक है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। द फेमस असमीज राइटर एंड द फिल्म मेकर हु डायरेक्ट द फर्स्ट असमीज फिल्म जोए मोती वोस, क्या नाम है जिन्होंने पहली असम की फिल्म जोए मोती डायरेक्ट की थी, तो क्या नाम है, ज्योति प्रसाद अग्रवाल। क्या नाम है, ज्योति प्रसाद अग्रवाल डायरेक्टेड जोए मोती इन 1935, 1935, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ असमीज सिनेमा एंड एस्टेब्लिश हिम एज अ पायनियर इन द इंडस्ट्री, ठीक है, अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश किया था और यहीं से शुरुआत हुई थी किसकी, असमीज सिनेमा की, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, चलें आगे। हु इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न असम, ठीक है, मॉडर्न असम के आर्किटेक्चर के रूप में किसे जाना जाता है, तो फिर से किसे जाना जाता है, गोपीनाथ
ठीक है, बरदलोई। किसको? गोपीनाथ बोरदलोई। ठीक है, नाम थोड़ा अलग सा है, गोपीनाथ बोरदलोई। ठीक है, असम इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे और इन्हें क्या भी मिला था? भारत रत्न भी मिला था, अभी हमने पीछे देखा था। ये जाने जाते हैं आर्किटेक्ट द मॉडर्न असम फॉर हिज रोल इन द इंटीग्रेटिंग द स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन एंड परमानेंट डेवलपमेंट। इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराया था या फिर किया था असम के अंदर। ठीक, which treaty marked the end of the first Anglo-Burmese war and ceded Assam to the British? तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ यांडाबो। कौन सी? ट्रीटी ऑफ यांडाबो ने क्या किया था? 1826 में हुई थी। कंक्लूड द फर्स्ट एंग्लो बुर्मिस वॉर अंडर द बुर्मिस सीडेड असम मणिपुर एंड द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे म्यांमार टू द ब्रिटिश। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी थी और इसको हार गए थे ब्रिटिश के सामने। Which Assamese personality was noted revolutionary during the Indian independence movement and associated with the Quit India movement? ठीक है, कौन सी ऐसी लेडी थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाने में? तो क्या नाम था? कनकलता बरुआ। क्या नाम था? कनकलता बरुआ। ठीक है, वॉज अ यंग रिवोल्यूशनरी हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिकमिंग अ सिंबल फॉर द रेजिस्टेंस इन आसाम। आसाम में एक सिंबल बन गई थी ब्रेवरी का। ठीक है, या फिर रोल मॉडल मिल गई थी और भी लड़कियों का। Which Assamese festival celebrates the arrival of spring and the Assamese New Year? तो कौन सा होता है? रंगोली बिहू। कौन सा? रंगोली बिहू, also known as Boga Bihu, marked as the beginning of the Assamese New Year and celebrated arrival of spring with the traditional music, dance and hits। ठीक है, किसके साथ? डांस के साथ, म्यूजिक के साथ ये इसका स्वागत करते हैं। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे नई क्या आ गई है? न्यू ईयर आ गई है। Which king is credited with the founding of Om Kingdom in Assam? ठीक है, तो क्या नाम था? सुकफा। क्या नाम? सुकफा, a Thai prince, established the Om's kingdom in Assam in 1228। किसमें? 1228 में। ठीक है, he regarded as the founder of the Om's dynasty which ruled Assam for nearly 600 years। 600 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, 600 साल तक रूल किया था असम के अंदर। ठीक, चलें आगे। द वैष्णवित मूवमेंट इन असम वॉज लेड बाय विच सेंट? ठीक है, वैष्णव मूवमेंट कौन से सेंट के द्वारा चलाया गया था असम के अंदर? तो क्या नाम था? शंकर देव। क्या? शंकर देव वॉज द सेंट स्कॉलर एंड द कल्चरल आइकन हु लेड द वैष्णव मूवमेंट इन असम। हिज टीचिंग एंड आर्ट हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन असमीज कल्चर। जो असमीज कल्चर है आज भी इनका इम्पैक्ट देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या चलाया था? वैष्णव मूवमेंट चलाया था, जिसके अंदर इन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींचा था। Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ असम आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे असम के? तो क्या नाम था? गोपीनाथ बोरदलोई। ठीक है, दोबारा से आगे कौन? गोपीनाथ बोरदलोई। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आफ्टर ही प्लेड अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग असम यूनिटी एंड इंटीग्रेटिंग इट्स विद द इंडियन यूनियन। ठीक है, इंडिया के साथ मिलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, असम को। Which archaeological site in Assam is famous for its मेगाथिक स्ट्रक्चर? ठीक है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर के लिए तो कौन सी फेमस है? चारादेव। कौन सा? चराईदेव इज एन एशियंट साइट नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल माउंट्स एंड द मेगालिथिक स्ट्रक्चर बिल्ट बाय ओम्स डायनेस्टी सिंबलाइजिंग रॉयल टोम्स एंड एंसेंट्रल वर्शिप्स। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, किसने बनाया था? ओम्स के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, असम के अंदर। विच सिटी इज नोन एज द टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, तो टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है? तो क्या नाम है? जोरहट। क्या नाम है? जोरहट इन आसाम। कहाँ पे है? आसाम के अंदर है। इसे टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड की जो टी प्रोडक्शन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्टेट से आता है। ठीक है, या फिर इसी सिटी से आता है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन आसाम एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में और आसाम में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है, वो कौन सा है? तो कौन सा है? मजली। कौन सा? माजुली आइलैंड located in Brahmaputra river is the largest river island known for its unique culture and tradition। जाना जाता है अपने ट्रेडिशंस के लिए और अपने कल्चर के लिए। ठीक है, तो क्या नाम है? माजुली। द फेमस कामाख्या टेम्पल इन आसाम इज डेडिकेटेड टू विच गोडेस। ठीक है, जो कामाख्या टेम्पल है आसाम में वो कौन सी गोडेस के लिए डेडिकेटेड है? तो कौन सी? कामाख्या टेम्पल इज गुवाहाटी इज डेडिकेटेड टू गोडेस क्या नाम है? कामाख्या, अ फॉर्म ऑफ शक्ति एंड इज अ मेजर सेंटर ऑफ तांत्रिक वर्शिप इन इंडिया। जो तांत्रिक वर्शिप होती है उसका एक मेजर सेंटर इसी टेम्पल को जाना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं। इन विच ईयर डिड आसाम बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम बंगाल। बंगाल से अलग कौन सी ईयर में हुआ था? तो 1874 में। 1874 Assam separate from Bengal presidency and made into a chief commissioner province a better manage its unique culture and geography। ठीक है, और उससे अलग हटके ही इन्होंने अपना आपको और भी ज़्यादा अच्छा बनाया। तो 1874। What is the traditional dance form of Assam known for its graceful movement? तो कौन सी है? बिहू। डांस इज एन एनर्जेटिक और ग्रेसफुल डांस है। ठीक है, जो फेस्टिवल में बनाया जाता है या फिर किया जाता है असम के अंदर, खासकर जब बिहू फेस्टिवल आता है। ठीक है, और ये उनके कल्चर्स को दिखाता है। ठीक है, वहाँ पे किस तरीके का कल्चर है। ठीक है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम इज नोन फॉर इट्स बीइंग होम गोल्डन लंगूर्स। गोल्डन लंगूर्स के लिए कौन सा, मतलब आसाम के अंदर ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गोल्डन लंगूर्स का होम मानी जाती है? तो कौन सी है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन लंगूर, जो एक रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुके हैं। ठीक है, जो गोल्डन लंगूर है वो क्या है? एक रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो पाए जाते हैं कहाँ पे? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारे क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, और ध्यान से पढ़ाई करें, लिख लिख के देखें। लिखने से क्या होता है? हमारी मेमोरी में चीज़ें बनी रहती हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।